बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स 11th क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, उसका हम क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 2.2 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकंड पार्ट आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि फाइंड एक्स, कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन चीजें हैं वो ये हैं कि ये दो मैट्रिक्स हैं और ये बीच में एक्स लिखा हुआ है, यानी कि पहले मैट्रिक्स एक लिखा हुआ है जिसका आर्डर कितना है, इसके अंदर तीन रोज हैं और दो कॉलम्स हैं, 3/2। और फिर एक्स लिखा हुआ है और फिर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका जो आर्डर है वो 3x3 है या 3/3 है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो x है इसकी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसका जो मेथड है वो मैं आपको इस जगह पर बता देता हूँ। कि सबसे पहले ना आप ये देखें कि हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है उनका ऑर्डर क्या है। तो इस जगह पर एक जो सबसे पहला मैट्रिक्स है इसका तो ऑर्डर हो गया जी 3/2। उसके बाद एक्स है जिसका हमें पता नहीं है कि ऑर्डर क्या होगा, उसको हम अभी फिलहाल इस तरह लिख लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ना फाइनल आंसर है, तो जो फाइनल आंसर हमारे पास है उसका ऑर्डर है 3/3। तो अब आपको पता होना चाहिए अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो फिर जो हमारे पास नंबर होते हैं इस जगह पर जो आर्डर होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। मसलन अगर इस जगह पर 2 है तो इसके स्टार्ट में 2 होगा और इसका ये देखें ये लास्ट में 3 है तो इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये अगर चीज सेम हो, मसलन जो पहला मैट्रिक्स है इसकी जो कॉलम है और दूसरे कॉलम की जो या दूसरा जो मैट्रिक्स है उसकी रो, अगर ये दोनों सेम हो तो फिर मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये आप यूं याद रखें कि पहले रो होती है फिर कॉलम होता है, फिर इधर रो और इधर कॉलम। अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक की जो मैट्रिक्स है उसकी रो ये दोनों इक्वल हों तो फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। और उसके बाद जो फाइनल आंसर आता है वो ये होता है, यानी कि पहले जो मैट्रिक्स है उसकी रो को इधर लिखते हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम को इधर लिखते हैं। तो इसके शुरू में 3 लिखे और लास्ट पर 3 लिखे, इस वजह से 3 3 इधर आएगा। और अगर हमने इसका ऑर्डर देखना हो क्या होगा तो वो फिर किस तरीके से लिखेंगे, ये वाला 3 इस जगह पर लिख देंगे और इस 2 को देख कर ना ये वाला नंबर लिख देंगे। तो यहां से हमें ये पता चला कि ये जो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है ना, इसका जो आपने ऑर्डर रखना है वो कितना रखना है जी, 2/3 का रखना है। तो ये देखें ये हमने लेट कर लिया कि एक्स जो हमारे पास है वो दो रोज हैं और उसके कॉलम्स कितने हैं जी, तीन कॉलम्स हैं। इधर अगर मैं कॉलम्स जो हैं वो ड्रा करके आपको दिखाऊं तो कॉलम होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। तो हमारे पास जो एक्स होगा वो फिर इसके बराबर आ जाएगा ABC। और ये पहले यानी कि रो बन गई और ये दूसरी रो बन गई DEF। और ये जो तीन है ना ये तीन इसके जो कॉलम है वो बन गए हैं। अब हमने ये वाली जो जगह है ना एक्स, एक्स की जगह पर ये हमने लिख देना है ABCDEF और फिर उसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये इस जगह पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये इस जगह पर ये लिखा होगा, फिर इसको हमने ना मल्टीप्लाई करना है। तो ये इस जगह पर अगर आप देखें तो ये हमने ना जो एक्स मैट्रिक्स है ना उसकी वैल्यू पुट कर दिया। ये सबसे पहला मैट्रिक्स लिखा, ये वाला मैट्रिक्स कौन सा था, एक्स मैट्रिक्स था ये सारा। तो ये एक्स मैट्रिक्स को हमने इस जगह पर लिख दिया। फिर इसकी हमने ना मल्टीप्लिकेशन करनी है, दूसरी साइड उसी तरह ही रहेगी। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह की जाती है, इसके ऊपर ना यूं रो के ऊपर एरो लगा लिया जाता है और कॉलम के साथ एरो लगा लिया जाता है। टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होती है, 3 को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है फिर लिखना है प्लस। फिर हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 ने मल्टीप्लाई होना है डी के साथ। तो ये 2D बन जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी। अब इससे जो नेक्स्ट है उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 ने मल्टीप्लाई होना बी के साथ, ये 3B आ जाएगा। फिर हम खुद लिखेंगे प्लस, फिर हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 ने ई के साथ मल्टीप्लाई हो जाना। फिर इससे अगला जो कॉलम है ना इसको ले लेंगे, 3 ने मल्टीप्लाई होना सी के साथ, फिर लिखेंगे प्लस 2 ने मल्टीप्लाई होना है एफ के साथ। तो ये इस तरह ना पहली जो रो है इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी।
उसके बाद हमने ये दूसरी रो ले लेनी है, सेम यही प्रोसेस हमने दोबारा करना है। जीरो ने ए के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर प्लस वन ने डी के साथ मल्टीप्लाई होना है, वन डी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो खाली डी आएगा इस जगह पर। सेम फिर जीरो ने बी के साथ, वन ने ई के साथ, ये सेम इसी मेथड से ना आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हमारे पास ना एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये जो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर ये करना, जीरो प्लस डी वो डी के बराबर होता है, जीरो प्लस ई ई के बराबर होता है, जीरो प्लस एफ एफ के बराबर होता है। इसी तरह टू बी प्लस जीरो लिखे, इसको टू बी लिख लेंगे, टू ए प्लस जीरो को टू ए लिख लेंगे, टू सी प्लस जीरो को टू सी लिख लेंगे। अब इसको हमने ना कंपेयर करना है। तो ये देखें, ये जो डी है, तो इस जगह पर ये डी लिखा है, तो इसका मतलब डी किसके बराबर आ गया, टू के बराबर आ गया। अच्छा, इधर ई है और इधर इस साइड पर क्या लिखा हुआ है, फोर लिखा हुआ है, ये इसके बराबर आ गया। अच्छा, यूं मैं ट्राइंगल बना देता हूँ, ये एफ है और इस साइड पर क्या लिखा हुआ है, वन, तो ये वन के बराबर आ जाएगा। अब ये जो लिखा है ना टू ए किसके बराबर है, वन के बराबर है, टू ए बराबर वन। तो अब ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए किसके बराबर आ जाएगा, वन बाई टू के। तो टू बी किसके बराबर है, वो टू के बराबर है, टू बी इक्वल टू टू। फिर ये बी इधर आएगा, टू डिवाइडेड बाई टू। जब टू को टू के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वन, तो बी का आंसर आ जाएगा वन। इसी तरह टू सी जो है वो किसके बराबर है जी, जीरो के बराबर है। तो ये जीरो इधर आके, जीरो के नीचे टू आके डिवाइड होगा, तो किसी चीज के ऊपर जीरो हो ना तो वो जीरो के बराबर होता है। तो इसका मतलब सी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स था जो कि बराबर था ए बी सी, फिर इधर डी ई एफ, तो ये तमाम वैल्यूज इधर पुट कर देनी है। अब ए की जगह पर क्या पुट करेंगे, वन बाई टू, बी की जगह पर वन, सी की जगह पर जीरो, फिर डी की जगह पर टू, ई की जगह पर फोर और एफ की जगह पर वन। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। तो ये भी कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। इसको आपने इस तरीके से ना सॉल्व कर लेना था। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं, इसके अंदर उन्होंने ये बात बताई है, इफ ए मैट्रिक्स जो है वो बराबर है थ्री और सेवन की, यानी कि ये एक रो मैट्रिक्स है। फिर इसी तरह बी हमारे पास है टू और फोर्टीन के, देन फाइंड अ नॉन जीरो मैट्रिक्स, फिर हमने एक नॉन जीरो मैट्रिक्स सी उसको फाइंड करना सच डेट, और उन्होंने ये कंडीशन दी हुई है कि ए सी बराबर है बी सी के। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए और सी जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो अब ना ये हम अपने पास से रखेंगे, सी बराबर है एक्स और वाई, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा, अब ये हमें पता किस तरह चलेगा कि ये हमने रो मैट्रिक्स बनाना है सी को या कॉलम मैट्रिक्स बनाना है। तो उसका तरीका वही है, ये देखें, आपने ए को सी से मल्टीप्लाई करना है ना, तो ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है, एक रो है, और कॉलम कितने हैं, इसके कितने कॉलम है जी, एक रो है और दो कॉलम है। वो किस तरीके से, मसलन ये अगर देखें तो ये एक रो बनती है और कॉलम बनाए ऊपर से नीचे की तरफ, ये दो कॉलम बनते हैं। इसका तो ऑर्डर हो गया ना वन बाय टू। इसी तरह जो बी है, बी का भी ऑर्डर कितना है, उसका भी ऑर्डर कितना है जी, इधर अगर मैं लिखूं वो भी है जी वन बाय टू। तो अब इसके साथ हमने सी को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर सी को मल्टीप्लाई करना है तो ये आपको पता होना चाहिए, जितना इसका होता है ना रोज रोज, यानी कॉलम्स होते हैं, यानी कि जो पहला मैट्रिक्स होता है उसके जितने कॉलम होते हैं, अगले जो उससे मैट्रिक्स जिससे आपने मल्टीप्लाई करना ना उसकी नंबर ऑफ रोज उतनी होनी चाहिए। यानी कि ये चीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस वजह से इधर तो टू आएगा, और इससे आगे जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इस जगह पर मैं वन लिखूंगा तो हमारे पास ये इस तरह बनेगा, एक एक कॉलम बन जाएगा और दो रोज बन जाएंगी, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो इस वजह से ना ये आपको पता होना चाहिए, अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम्स टू हैं तो जो सी होगा ना उसके नंबर ऑफ रोज टू होंगी। तो ये नंबर ऑफ रोज इसकी टू बन गई, फिर इसके ये हम ना इस तरह करके एक जो कॉलम सी है, यानी कि जो मैट्रिक्स सी है वो आपने बना लेना। इसी तरह बी के साथ भी सेम वही काम करना। तो इधर हमने एक्स वाई लिख लिया, अब इसकी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसके ऊपर यूं एरो लगाएंगे, ये ऊपर से नीचे की तरफ एरो आ जाएगा। तो टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, थ्री ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना, फिर हमने प्लस लिखना, फिर सेवन ने वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाना।
इसी तरह ये जो 2 है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स के साथ, फिर लिखेंगे +14 है मल्टीप्लाई होना है वाई के साथ। फिर ये जो मैट्रिक्स है ये इसको हम खत्म कर लेते हैं, हम सिर्फ बाकी जो अंदर वाली वैल्यूज हैं उनको लिख लेते हैं। हमें पता है ये चीज इस चीज के बराबर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी उन्होंने बताया हुआ है। अब एक्स वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ कर लेते हैं, ये प्लस है इधर आकर माइनस हो जाएगी, ये प्लस है इसने इधर आकर माइनस हो जाना। तो यहां से एक्स बराबर आ जाएगा 7 वाई के बराबर आ जाएगा। तो अब ना इधर हम ये कह सकते हैं, फर्ज किया कि जो वाई है ना वो टी के बराबर है, ये हमने अपने पास से लेट कर लिया, वाई किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, जहां पर वाई लिखा होगा उधर क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। तो एक्स किसके बराबर आ गया, 7 टी के बराबर आ गया। तो अब हम इधर लिखेंगे जी, ऊपर एक्स है, एक्स की वैल्यू ये वाली हम लिख देंगे, और नीचे वाई है तो वाई की वैल्यू इस जगह पर हम टी लिख देंगे, और लिखेंगे टी इज आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि आप टी की कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। मसलन हम टी को अगर लिखना चाहें तो हम 2 लिख लें, 3 लिख लें, 1 लिख लें। तो अगर मैं टी को फर्ज किया 3 लिखता हूं, तो एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 7 टी, टी की जगह पर 3, ये कितना बन गया, 21। और y किसके बराबर आएगा, y तो t के बराबर है, तो इसका मतलब ये 3 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह ना, ये अगर 21 है तो ये कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह अगर हम इसको 2 पुट करें तो ये 14 हो जाएगा, और इस जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो t है ये आर्बिट्रेरी है, यानी कि कोई भी जो t की वैल्यू है ना उसको रखा जा सकता है। तो इस वजह से इसको ना आर्बिट्रेरी बोला जाता है। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है ना इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर दो मैट्रिक्स हैं और वो दोनों इक्वल हैं, और फिर कह रहे हैं देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फिर आपने ना इनकी वैल्यूज निकालनी है, एक z की वैल्यू मालूम करनी है, एक t की वैल्यू मालूम करनी है, एक आपने ना एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये पूरी एक टर्म है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये तीन चीजों की आपने ना वैल्यूज मालूम करनी है। तो सबसे पहले ये हमने सेम क्वेश्चन को दोबारा लिखा, अब इसको हम कंपेयर करते हैं। तो ये जो एक्स वाई है ये किसके बराबर आ जाएगा जी, 8 के बराबर आ जाएगा, इसको इधर लिख देंगे। फिर ये 4 किसके बराबर है, जेड के बराबर है, एक वैल्यू तो निकल आई जेड की। अच्छा, उसके बाद इस जगह पर हम देखते हैं, ये लिखा होगा टी, और इस जगह पर क्या लिखा हुआ है जी, 0। तो इसका मतलब टी किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, ये भी निकला है। और ये जो एक्स प्लस वाई है ये चीज किसके बराबर है, ये 6 के बराबर है, इसको हमने लिख लिया एक्स प्लस वाई बराबर आ गया 6 के। अब इन दो चीजों की मदद से ना हम एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ना ये फार्मूला है, एक्स प्लस वाई ये किसके बराबर है, 6 के, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं। तो इधर भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लिया। ए प्लस बी का होल स्केयर वो बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इसी तरह एक्स प्लस वाई का होल स्केयर बराबर होगा एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 2xy, ये इस जगह पर लिख देंगे। और 6 का स्केयर यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6, वो हो जाएगा 36। अब हम ना इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स वाई की, एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के। तो इसको इधर देख लें, यहाँ एक्स वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 8। अब 8 ने 2 से मल्टीप्लाई होना, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये 36, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब ये जो +16 है इसने दूसरी तरफ जाकर -16 हो जाना, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, 36 -16। अब 36 में से अगर हम 16 को माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इस तरह हमने ना ये जो वैल्यू है इसको फाइंड करना था। तो ये देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये फिफ्थ पार्ट है। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू 3 4 7 6 एंड आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, देन फाइंड अल्फा एंड बीटा। फिर हमने अल्फा और बीटा फाइंड करने हैं, और ये उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि ए का स्केयर प्लस अल्फा मल्टीप्लाई आई, अल्फा और आई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू बीटा और ए। तो ये हमने ना अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है ना ये हमने फाइंड करनी है। तो अगर इस कंडीशन के मुताबिक हम चलें तो इस जगह पर लिखा हुआ है ए स्केयर, तो सबसे पहले हम ए स्केयर मालूम करेंगे। तो ए स्केयर मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, ए को 2 बार लिखें फिर मल्टीप्लाई करें। मसलन इधर यूं एरो लगा लें और ये वाला एरो ऊपर से नीचे की तरफ। 3 ने 3 से मल्टीप्लाई होना 9, फिर प्लस 4 ने मल्टीप्लाई होना 7 से 28।
फिर इससे अगली कॉलम ले लें, 3 ने मल्टीप्लाई होना है 4 से 12, 4 ने 6 से मल्टीप्लाई होना है 24। सेम इसी तरह जो इससे निचले वाली रो है ना उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। फिर इन दोनों को ऐड कर दें, 28 और 9 ये 37 के बराबर है, 12 और 24 36 के। सिमिलरली आपने इसको कर लेना। ये हमारे पास ना ए स्केयर की हमने वैल्यू क्या की है, फाइंड कर ली है। अब जो कंडीशन थी क्वेश्चन के अंदर वो क्या लिखी हुई थी, वो ये लिखा हुआ था एक मिनट ये मैं आपको दिखाता हूँ। वो लिखा हुआ था ए स्केयर प्लस अल्फा आई ये बराबर है बीटा ए के। तो अब इसके मुताबिक ना हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये कंडीशन एक दफा हमने दोबारा लिखी। सबसे पहले लिखा हुआ है ए स्केयर, ए स्केयर लिखा हुआ है तो ये हमने ए स्केयर की जो वैल्यू निकाल मालूम की है ना उसको इधर लिख लिया। फिर ये अल्फा लिखा, फिर ये ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी वो लिख ली, फिर ये बीटा लिखा और ए की वैल्यू को हमने दोबारा लिख लिया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो जो ए 1 से मल्टीप्लाई होगा अल्फा आ जाएगा, अल्फा ने 0 से मल्टीप्लाई होना 0, फिर इधर 0 ये अल्फा। फिर इन दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड करते वक्त ना ये एरो वगैरह वाला काम नहीं करना होता है, एरो सिर्फ मल्टीप्लाई करते वक्त करते हैं। तो इसके अंदर ये करते हैं, इसके अंदर ये 37 लिखा हुआ है, इधर अल्फा लिखा हुआ है और इसके दरमियान में हमने प्लस लिख देना है। यानी कि ये साइडों का जो है ना तरतीब वो रखनी होती है। यानी कि लेफ्ट साइड पर ऊपर वाली दोनों टर्म्स को ऐड करना है, राइट साइड पर दोनों ऊपर वाली टर्म्स को ऐड किया। 36 प्लस 0 वो 36 के बराबर है। ये अब लेफ्ट साइड के नीचे वाली जो टर्म्स है 36 प्लस 0 जो कि 36 के बराबर है। फिर राइट साइड पर नीचे वाली 64 प्लस अल्फा वो उस जगह पर आ जाएगा। बाकी ये जो अल्फा ये अंदर मल्टीप्लाई होगा सबके साथ। अब यहां से ना ये बन जाएंगी इक्वेशंस। यानी कि ये चीज किसके बराबर है जी, 3 बीटा के बराबर है। फिर एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। ये जो 36 है ये किसके बराबर है, 4 बीटा के बराबर है। ये वाली इक्वेशन इधर आ जाएगी। अब ये देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि इसके बाद ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 36 डिवाइडेड बाय 4 ये किसके बराबर आ गया, बीटा के। तो बीटा बराबर आ गया जी 9 के। तो ये हमारे पास ना बीटा की वैल्यू आ गई है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो ये वाली इक्वेशन इधर हमने दोबारा लिखी। तो बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू लगाई, 3 और 9 27, और ये 37 इधर प्लस क्या दूसरी तरफ आकर माइनस का हो जाएगा। तो ये -37 और +27, ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं। तो 7 में से 7 निकालेंगे 0, 10 है, 3 में से 2 निकालेंगे 1, और साइन बड़ी टर्म का आता है। तो अल्फा का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, -10। तो इस तरह इस क्वेश्चन में हमने ना अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ना अहम है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है और छोटा भी क्वेश्चन है। अच्छा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास 6 पार्ट है इसको हल करते हैं। इसके अंदर भी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास ना कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है, 1 रो है और 3 कॉलम है। अच्छा इसका ऑर्डर कितना है, इसकी 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसके अंदर 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो अगर इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट पर 3 लिखा हुआ है और इसके शुरू में 3 लिखा हुआ है। यानी कि इसके 3 कॉलम है और इसकी 3 रोज है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, इससे अगले की भी हो सकती है। तो पहले हम ना जो फर्स्ट 2 मैट्रिक्स हैं इनकी हमने ना मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये इसकी ना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मसलन इसके ऊपर आप यूं एरो लगाएं और एक एरो इस जगह पर लगा लें। अब इसके अंदर ना 3 3 रकमें हैं। तो एक्स ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, एक्स आ जाएगा। फिर ना लिखते प्लस ही हैं, यूं समझे। मैं एक चले आपको स्टेप ज्यादा करके दिखाता हूँ। एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर लिखना है प्लस फार्मूले का, फिर -4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, फिर लिखेंगे प्लस, फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो इस तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। जब एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आ जाएगा, फिर ये प्लस माइनस, ये दोनों प्लस माइनस मिलकर ये क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। फिर जब 4 ने 0 से मल्टीप्लाई होना तो 0 आ जाना, और ये जो प्लस है ये इस जगह पर आ जाएगा, और 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना 4 आ जाएगा। तो इस तरह इसकी ना मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर उसके बाद इससे जो नेक्स्ट कॉलम है उसको आपने ले लेना। अब इसके अंदर अगर 3 रकमें और इधर 3 रकमें ना 2 बार प्लस आएगा, और अगर 2 2 रकमें होती तो 1 बार प्लस आना था।
तो फिर आपने सेम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसको इससे जो नेक्स्ट कॉलम है उसके साथ आप ना मल्टीप्लाई कर लें, तो फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर से आएगी और ये वाली वैल्यू जो है इस जगह पर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी। तो ये मैंने सिर्फ एक को मल्टीप्लाई करने का आपको तरीका बताया। तो x-0 + 4, तो x+4 के बराबर है, ये जीरो जीरो वैसे खत्म हो जाएंगे, -4 आ जाएगा, और 3x+8 इस जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ना इसकी हमने दोबारा मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब इसका जो ऑर्डर है ना वो है 1/3, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है जी, उसका ऑर्डर है 3/1। ठीक है, बेशक आप इसको नीचे लिख लेते इस जगह पर, अंदर ना लिखते, तो इसका मतलब ये वाली चीज सेम है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो इसके ऊपर भी यूं एरो लगाए और ये वाला एरो ऊपर से नीचे की तरफ लगा लें। तो ये वाली जो टर्म है इसने किससे मल्टीप्लाई होना है, एक्स के साथ, ये दोनों टर्म्स आ गई। फिर क्या लिखेंगे, प्लस, फिर ये जो दरमियान वाली टर्म है और ये वाली दरमियान वाली, इन्होंने मल्टीप्लाई होना, -4 और 1 ने, फिर लिखना है प्लस, फिर ये वाली जो सारी टर्म है इसने मल्टीप्लाई होना -1 के साथ, ये इस जगह पर हुई हुई है। अब ये बन जाएगा, ये वाला एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x² + 4x, ये वाली दो टर्म्स आ गई, ये प्लस माइनस -4, फिर ये -3x और -8, ये इस जगह पर आ जाएगा। और ये साइड पर जीरो जीरो हम लिखते आएंगे क्योंकि ये हमारे पास इस साइड पर ना जीरो ही था, अगर आप क्वेश्चन में देखें। अब ये जो है ना इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा x², ये 4x है, ये -3x है, तो +1x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -12 = 0। फिर इसके हम ना फैक्टर बना लेंगे, तो ये इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने इस जगह पर फैक्टर बनाए होंगे, मसलन ये ऊपर इस जगह पर देखते हैं। तो ये इसके ना हमने लिख ली वैल्यूज, फिर इसके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाने का भी तरीका जो है ना छोटी क्लासेस में बताया जाता है, इन दोनों नंबर्स को ना मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाता है जी -12x²। अब आपने ना इस 12 को देखना किस किस टेबल पर आता है, और बनाना क्या है, ये जो दरमियान में लिखा है +x का मतलब है +1x। तो 1 12 टाइम्स 12 होता है, फिर 2 6 टाइम्स 12 होता है, फिर 3 4 टाइम्स 12 होता है। अगर इन दोनों को अगर हम लें, या तो 11 बनेगा या 13 बनेगा, हमने तो 1 बनाना है, ये ठीक नहीं है। यहाँ से या तो 4 बनेगा या 8 बनेगा, ये ना 4 है ना 8 है। अच्छा, इनको अगर हम ऐड करें तो 7 बनेगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 1 बनेगा, ये ठीक है। ये वाला जो साइन होता है ना, ये बड़ी टर्म के साथ लगा देते हैं, ये सोच कर लिखना होता है। अगर इधर मैंने प्लस लिख दिया ना तो ये 7 बन जाएगा, तो इधर माइनस लिखना पड़ेगा, और साथ हम क्या लिख देंगे, एक्स और एक्स, क्योंकि इस जगह पर एक्स है। अब ये दो नंबर ऐसे नंबर हैं, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो -12x² बनता है, और दोनों को अगर ऐड करें तो +1x बनता है। तो अब इसमें से जिसको मर्जी आप पहले लिख लें, तो ये देखें, +4x से शुरू में लिख लिया और -3x बाद में लिख लिया। तो अगर -3x पहले भी लिख लें ना, फिर भी क्वेश्चन का आंसर सेम आता है। ये मैं आपको पहले लिख कर दिखाता हूँ। मसलन अगर यूं लिखो, x² -3x और +4x और -12, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, x-3 इधर आ जाएगा, और फिर यही जो ब्रैकेट है ना इसको आप आगे लिख लें, x-3। अब आप ये सोचें कि x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और आंसर कितना आ जाए, 4x आ जाए, तो वो नंबर होगा जी +4। तो अब इस +4 को मैं अगर -3 से मल्टीप्लाई करूं तो -12 आता है, इसका मतलब ये ठीक है। तो इस तरह यहाँ इन दोनों में से अगर 4 कॉमन लिया जाए तो पीछे x-3 आएगा। अब यहाँ से x-3 को दोबारा कॉमन लेंगे, पीछे क्या आ जाएगा, x+4। तो यही देखें, x-3 और x+4 इसका आंसर आ रहा है। तो जिसको मर्जी आप पहले लिखें, आंसर के ऊपर फर्क नहीं आता है। अब ये दोनों चीजें जीरो के इक्वल हो सकती हैं, या तो ये चीज जीरो है या ये चीज जीरो है, क्योंकि जब कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है और आंसर जीरो आए तो उसका मतलब है कोई एक चीज जीरो है। तो हमें ये नहीं पता ये जीरो है या ये जीरो, हम कहते हैं या तो ये चीज जीरो के बराबर है या ये चीज जीरो के बराबर है। अच्छा, फिर x+4 अगर जीरो के बराबर है, ये +4 इधर आकर -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, ये -3 है, इसने इधर आकर +3 हो जाना। तो ये देखें, अगर इधर +3 पुट किया जाए तो ये जीरो हो जाएगा, इसके जीरो होने से ये सारी चीज जीरो हो जाएगा। अगर ये x की जगह -4 पुट करें, -4 + 4, ये जीरो हुआ, तो इस जीरो की वजह से ये चीज भी जीरो हो जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास ना x के दो आंसर आ गए हैं।
तो इस तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज नंबर हमारी है जी 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्या कह रहे हैं, इफ एक्स यानी कि ये एक्स मैट्रिक्स गिवन है, देन प्रूव दैट, फिर ये प्रूव करें एक्स स्केयर माइनस 4x माइनस 5i ये जीरो के बराबर है। ये आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि 1 0, जिस तरह डायगोनल में 1 1 लिखते हैं और ऊपर नीचे जीरो होता है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो x हमारे पास गिवन है, x से एक्स स्केयर बनाते हैं। तो एक्स स्केयर किस तरह बनेगा, x को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी आपने सेम उसी तरह मल्टीप्लीकेशन करनी है। आपने यूं एरो लगा लेने हैं, इस 1 ने इस 1 से मल्टीप्लाई होना 1 आ जाना है, फिर लिखेंगे प्लस, इस 2 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होना 2 आ जाना है, फिर इस 2 ने इस 2 से मल्टीप्लाई होना यानी कि 4 आ जाएगा। इधर भी 4 इधर भी 4, और दरमियान में प्लस प्लस लिखेंगे, क्योंकि अगर 3 3 रकमे हो तो फिर 2 बार प्लस आता है। फिर इसको इससे नेक्स्ट जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 ने 2 से मल्टीप्लाई होना, टेल ने टेल से मल्टीप्लाई होना, जो मिडल वाली टर्म है उसने मिडल वाली टर्म ले, 2 ने 1 से मल्टीप्लाई होना, इधर 2 आ जाएगा, फिर 2 ने 2 से मल्टीप्लाई होना 4 आ जाएगा। फिर इसको इससे नेक्स्ट जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये वाली चीज आ जाएगी। फिर उसके बाद ये अगला ही रो ले लें, सेम इसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये लाइन आएगी। फिर ये वाली आप रो ले लें, इसको इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इन्हें ऐड कर लेना। 1 + 4 + 4 कितना हो जाएगा, 9। 2 + 2 + 4 ये 8, ये 8, इस तरह ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये वैल्यू जो क्वेश्चन में उन्होंने बताई हुई थी जिसको प्रूव करना है कि वो जीरो के बराबर है, उसको हमने एक बार लिख लेना है। ये एक्स स्केयर की वैल्यू आ जाएगी, ये जो -4 है ये इस जगह पर आ जाएगा, और ये जो एक्स है ये एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद ये जो -5 है इसको इधर लिखेंगे, और ये आई मैट्रिक्स जो है उसको लिखना है। ये देखें, ये डायगोनल में इसके क्या आता है, 1 1 1 लिखा जाता है, और ऊपर और नीचे ना बाकी जो जगह होती है ना उस जगह पर 0 0 लिख दिया जाता है। बाकी तमाम टर्म्स 0 होती हैं और डायगोनल 1 होता है। तो अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तमाम टर्म से, फिर ये माइनस जो 5 है इसने तमाम टर्म से मल्टीप्लाई होना है। उसके बाद ये वाली ना टर्म लिखनी है, फिर माइनस लिखना है, फिर ये वाली टर्म लिखनी है, फिर माइनस लिखना है, फिर ये वाली टर्म लिखनी है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर इससे पहली जो रो है उसके दरमियान वाले तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो हमने लिख लेने हैं। फिर उससे जो अगली पहली रो का जो लास्ट में या राइट साइड पर जो एलिमेंट है वो लिखें। ये देखें, ये 8 है, इस जगह पर 8 आ गया। फिर ये वाला 8 है, ये इस जगह पर 8 आ गया। ये 0 है, इस जगह पर 0 लिख देंगे, और ये दो जगह पर बीच में माइनस है तो इधर माइनस लिख देंगे। इस तरह ये तमाम जो है ना आपने प्लस माइनस करके लिख लेने। अब इसको अगर हम ऐड करें तो ये +9 है, -4 और -5 ये भी -9 बन जाते हैं। तो 9 - 9 ये 0 के बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोबारा जो है ना ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ये इस तरह ना हमारे पास पूरा जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये चीज किसके बराबर है जी, 0 के बराबर है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अगर ए मैट्रिक्स बराबर है 2 1 3 -3, देन फाइंड अल्फा एंड बीटा सच दैट अल्फा स्केयर प्लस अल्फा आई बराबर है बीटा ए के। तो इसके अंदर भी सेम वही काम करेंगे। ये जो ए दिया हुआ है, ए से हम ए स्केयर मालूम कर लेंगे, ए को 2 बार लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन करने से ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा, सेम जिस तरह हम पहले करते रहे हैं। अच्छा, ये इस जगह पर देखते हैं, ये इस जगह पर इन्होंने सॉल्व किया होगा, ये ए स्केयर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वैल्यूज लिख लेनी है, यानी कि क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है उस गिवन कंडीशन को लिख लिया। तो सबसे पहले ए स्केयर की वैल्यू ये हमने इस जगह पर लिख दी, फिर अल्फा लिखा, फिर आई। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी हमने ना इसी तरह का आई लिखना है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है जिसके अंदर 2 रोज हों और 2 कॉलम्स हों। फिर इधर 0 0, इधर बीटा लिख लिया, इधर ए की वैल्यू दोबारा लिख ली। ये जो बीटा है इसको अंदर तमाम टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इस अल्फा को भी तमाम टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना।
अच्छा, फिर इस जगह पर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इन्हें हम ऐड कर देंगे। इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि ये क्या हो रहे हैं जी, ऐड हो रहे हैं। तो अब इन्हें हम ऐड करके लिख लेंगे, 7 प्लस अल्फा -1 प्लस 0 -3 प्लस 0 12 प्लस अल्फा, ये हमने चीजें लिख ली। अब यहाँ से हम इक्वेशंस बना लेंगे। तो ये जो 7 प्लस अल्फा, ये किसके बराबर है जी, 2 बीटा के बराबर है। और ये -1 किसके बराबर है, बीटा के बराबर है। यहाँ से बीटा की वैल्यू आ गई। ये जो बीटा की वैल्यू है, इसको आप इस जगह पर पुट कर दें, इस बीटा की जगह पर। तो 7 प्लस अल्फा प्लस 2, बीटा की जगह -1 पुट किया, प्लस माइनस -2, ये +7 इधर आकर -7 -2 -7 कितना हो गया, -9। तो ये इस तरह हमने ना अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिया, जो कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अच्छा, अब उसके बाद आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो ये कह रहे हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो बराबर है x0 y1 के। फिर हमने ये चीज प्रूव करनी है, प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, यानी कि अगर a की पावर n हो तो फिर ये वाला आंसर आता है। ये चीज हमने ना प्रूव करनी है, यानी कि ये चीज गिवन है। और इस चीज से हमने इस चीज को क्या करना है जी, प्रूव करना है, यानी कि ये फॉर्म बनती है। तो इसको हम किस तरह करेंगे, इसकी पावर n है, तो n कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर ना। तो पहले हम इसकी पावर 2 लेंगे, फिर पावर 3 लेंगे, तो फिर हम ये वाली फॉर्म बना लेंगे। समझे, ये a है। तो a को 2 बार हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बन जाएगा, ए स्केयर बन जाएगा। अगर इसकी हम मल्टीप्लीकेशन करें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्केयर आ जाएगा, 0 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। फिर x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसी तरह इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। अच्छा, अब इसकी अगर हम थोड़ी सी फॉर्म बनाना चाहें, यहाँ से हम निचली जो टर्म है ना, यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, ये x+1 आ जाएगा, ये x स्केयर, ये 0 और 1 इस जगह पर आ जाएगा। तो ये हमने ना अब इधर अपने पास से ना, ये ऊपर हमने प्लस यानी कि मल्टीप्लाई किया, और नीचे ये हमने माइनस किया। ये हमने क्यों किया, उसकी वजह ये है कि ये जो ऊपर हमारे पास फॉर्म है ना, इसके दरमियान में माइनस आ रहा है, और नीचे भी माइनस वाली टर्म आ रही है, ताकि हम ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म बना लें। तो ये फॉर्म बनाने के लिए ना हमने ये काम किया कि ऊपर और नीचे हमने क्या किया जी, x-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब ये ऊपर फार्मूला बन जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। क्यों ये बनेगा, क्योंकि ये हमें पता है ए प्लस बी लिखा हो और ए माइनस बी लिखा हो, तो फिर हम ये चीज लिख सकते हैं। तो ये एक ना फॉर्म बन गई है। अब ये देखें, अगर इधर 2 है तो इस जगह पर 2 है, और इधर -1 है, और नीचे वो -1 और ये चीज 1, यानी कि ये हमारे पास ना फॉर्म बन गई है। जिस टाइम आप इसको हम 3 के लिए सॉल्व करेंगे ना, तो अगर इस जगह पर 3 होगा तो इधर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बाकी यही फॉर्म बन जाएगी। तो अब इसको ना हम 3 के लिए सॉल्व करते हैं। जब 3 के लिए सॉल्व करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक ए स्केयर वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, और उसके साथ हमें ए वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो ये ए स्केयर की वैल्यू जो ऊपर से आई उसको लिखा, ये ए की वैल्यू, अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी भी मल्टीप्लिकेशन उसी तरह ही होनी है, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स ने स्केयर ने एक्स से मल्टीप्लाई होना है, x³ आ जाएगा। 0 ने y से मल्टीप्लाई होना तो 0 आ जाएगा। फिर ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्केयर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा 0। फिर इससे अगले रो को भी आपने ना इसी तरह मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास ना आंसर आएगा। अच्छा, अब इसकी जरा कुछ फॉर्म बना लेते हैं। ये जो x है, x³ तो इधर आ गया, ये वाला जो टर्म है ना, ये इस जगह पर आ जाएगी, बाकी ये 0 आ गया। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ और इसके साथ, ये बन जाएगा x³ माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा x-1 आ जाएगा। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, यानी कि ये ठीक लिखे हुए हैं या इसकी थोड़ी सी हमने मजीद भी फॉर्म अगर सेट करनी है ना, तो वो देख लेते हैं। मतलब इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाता हूँ। तो ये y है, इधर y है। अब इस जगह पर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3 है। सिर्फ ये जो x है ना, और इधर क्या है, 1 है। तो जो हमने चीज बनानी है उसके भी इस जगह पर क्या है, 1 है। ये इस जगह पर अगर देखें ना 1 है, लेकिन हमारा इधर क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब इस x की ना हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है, और फिर इसको हम मजीद इसका जो आंसर है ना वो बना लेते हैं। तो इस जगह पर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी हम किस तरह वो फॉर्म बनाते हैं।
तो इसका ना हम ले लेंगे एलसीएम, यानी कि ये +1 लिखा हुआ है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो इस जगह पर क्या होगा, 1 होगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, x-1 और 1 का, ये इस जगह पर टर्म आ जाएगी। अब ये जो x-1 है ना, इसने 1 से मल्टीप्लाई होना, तो इधर क्या आ जाएगा, हाँ, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मैं आपको इधर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। x⁻³ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई x-1, वो जो +1 लिखा हुआ था ना, उसके नीचे हमने खुद 1 लिखा है। अब इसकी हमने ना एलसीएम लेना, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, x-1। अब इस 1 ने इधर मल्टीप्लाई होना, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, तो ये आ जाएगा जी +1, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होना तो ये आंसर आ जाना। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x³ -1 आएगा। ये देखें, ये अंदर क्या आ गया, x³ -1 आ गया, तो ये वो फॉर्म बन गई है। मसलन अगर इधर 3 लिखा हुआ है तो इधर भी 3 लिखा हुआ है। तो अब हम यूं लिख सकते हैं, पहले इधर 2 था तो इस जगह पर 2 था। तो अब हम कहेंगे जी कंटिन्यूसली, इस तरह अगर इसको हम सॉल्व करते जाएं, तो 3 की जगह पर हम n लिख लेते हैं जर्नल सा, और इधर x⁻n और इधर भी x⁻n। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसे देखते हैं, ये सेकंड पार्ट है इसका। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं ए इसके बराबर है, तो फिर प्रूव ये करें, अगर a⁻n हो तो उसका ये आंसर आता है। तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, a² आ जाएगा। तो a² उसी तरह आपने मल्टीप्लाई करनी है रोज और कॉलम्स वगैरह को ना, जिस तरह पहले हम कर रहे थे। तो ये हमारे पास ना a² की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इसकी हमने ना खुद फॉर्म बनानी है, ये जो ऊपर फॉर्म बनी हुई है ना, ये वाली फॉर्म बनानी। इसके शुरू में क्या लिखा हुआ है, 1, तो 5 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 5 को लिखते हैं 1, फिर लिखते हैं +2, ये 2 तो लिखना ही लिखना है क्योंकि ये फार्मूले में इधर लिखा हुआ है। अब n की जगह पर हमने अपने पास से टर्म लिखनी है, तो इस जगह पर अगर मैं 2 लिखूं तो ये 5 बनता है, तो ये वाली फॉर्म बन गई। अब ये देखें -4 है, तो ये क्या है, -8, तो -8 को हम क्या लिखेंगे, ये वाली फॉर्म बनानी है तो इधर -4 लिखेंगे, तो इधर ब्रैकेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह ना ये हमने ये फॉर्म्स बना ली। -3 को भी इसी तरह अगर हम फॉर्म में लिखें, ये 1 माइनस, ये जिस तरह -3 है, इसकी अगर हमने ये फॉर्म बनानी हो 1 - 2, तो अब इधर हमें क्या लिखना पड़ेगा कि ये जो है ना -3 बने, तो इधर 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि -4 +1 -3 के बराबर है। तो ये हमने ना इसकी फॉर्म बनाई है। अच्छा, अब ये दोबारा a³ को बनाने के लिए a² को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आंसर आएगा। अब इसकी भी वही फॉर्म बनाएंगे, 1 + 2, अब ये n है, ये -4n और ये -2n। तो इस तरह ये हम कह सकते हैं, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म बन गई। अगर इधर 3 है तो इधर 3 आता है, अगर इस जगह पर 2 है तो इन 3 जगह पर 2 आ रहा है, तो अगर n है तो इन 3 जगह पर n आएगा। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है इन्होंने सॉल्व होना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे देखते हैं। तो ये अभी 1 मिनट रह गए, ये 1 मिनट में ना क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होना, तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम ना कल कर लेंगे, क्योंकि ये अभी एक्सरसाइज ना कंप्लीट नहीं होगी 1 मिनट में। तो ये वाले जो कुछ क्वेश्चन इसके रह गए हैं इनको हम कल समझ लेंगे। तो ये जो बाकी हमने क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ना कंप्लीट कर लिए हैं। इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लें।